हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बिहार से प्लेटफॉर्म बिहार डा 24/7 पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं सभी के सभी लोग? हाँ, कल सर आपका मूड खराब था। हाँ भाई, कल आपका मेरा मूड खराब था कल। अब ठीक है, चलिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार जल्दी से आ जाइए सभी लोग। अच्छे से समझा देते हैं उन सभी बातों को जो आपके कल मेरी बात हुई थी और कल आपको जो मैंने बताया था उसको दोबारा समझा देते हैं, ठीक है? परेशान मत होइए। एक बार जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, आराम से बिल्कुल आइए। सभी लोग अगर एक बार आ जाते हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए। हाँ, आज मैथ्स का क्लास नहीं हुआ है। एक्चुअली सर नहीं है, सर को कुछ प्रॉब्लम तबीयत कुछ ज़्यादा ही मतलब समझ सकते हैं, है ना? कुछ प्रॉब्लम है, सीरियस है, थोड़ा-सा मतलब सीरियस का मतलब इन द सेंस कि थोड़ी-सी तबीयत को लेकर दिक्कत है। जैसे वो सही होते हैं, वो वैसे ही स्टार्ट होती है क्लास, ठीक है? बाकी अब आवाज़ आ रही सभी को? ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग क्या देख रहे थे? कल के अगर सेशन की बात करें, कल के क्लास की बात करें, ठीक है? कल की क्लास की अगर बात करें तो कल हम लोग देख रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट मीन्स हिंदी में उसे क्या कहा जाएगा? उसे बोला जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका की बात हो रही है। और हमने ये कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी खोज यहाँ पे डिस्कवर की जब बात आई तो हमने कहा था कि गार्नियर साहब ने खोजा था। पर फिर आपका एक सवाल उठा कि सर आपने बताया था कि पोर्टर और आपके जो है क्या कहते हैं उनको, देखो उनका नाम ही भूल गए हम। पोर्टर और एक सी से उनका नाम था, देखो नाम भूल गए। यही होता है ना जब ज़्यादा थोड़ा-सा, अरे क्या नाम था उनका? उहुँ, को कुछ ऐसे ही करके था। क्या नाम था उनका? क्लाउडे सॉरी, क्लाउडे करके व्यक्ति थे। तो क्लाउडे और पोर्टर, तो क्लाउडे और पोर्टर ने डिस्कवर किया था, ऐसा मतलब आप लोग का कहना था। तो मैंने भी कहा था कि बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह। जैसे आप सबने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया को अब जब ये जो जो चीज़ें खोजी जाती है ना, वो ऐसा नहीं होता कि किसी एक वैज्ञानिक ने किस चीज़ पे काम कर लिया तो हाँ, उसकी हर बात को सत्य मान लिया जाए। क्योंकि जो दूसरा वैज्ञानिक है, जो दूसरा साइंटिस्ट है, वो उस पे काम करेगा ना। वो भी तो उसको देखेगा कि आखिर इन्होंने अगर इस चीज़ को खोज किया है, इस चीज़ को बताया है, तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। अब कैसे आएगा सवाल, क्या पूछेगा, तो वो चीज़ भी मैं बताता हूँ। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवर पूछ लिया गया। जब भी ऑप्शन में दिया जाएगा तो आपको पोर्टर और आपके क्लाउडे का ही नाम दिया जाएगा। गार्नियर का नाम स्पेशली इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि ये जो मैंने पॉइंट गार्नियर वाला बताया है, ये आपके वनडे एग्जाम का नहीं, ये यूपीएससी का पॉइंट है। ठीक है? ये यूपीएससी का पॉइंट है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपका जो मैंने बताया हुआ है क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो आपका यूपीएससी का पॉइंट है। इसलिए मैंने उसको वहाँ पे नहीं रखा। बस मैंने समझा दिया कि यूपीएससी में जब आप पढ़ोगे, जब आगे चल के कभी जीवन में आपको समय में मिला, सपना देखा आप सबने कि हमें नहीं आईएएस बनना है, हैं? बढ़िया-सा हमें, समझ रहे हैं ना? जब आप उस तरीके में जाओगे तो वहाँ पे ये चीज़ बताई जाती है कि जब आप गार्नियर की बात करते हैं, तो गार्नियर साहब ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहली बार देखा था और इन्होंने केवल एक ये बात बताई थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस में बड़ा मदद करता है, संश्लेषण में बहुत मदद करता है। पर बात यह थी कि अब वो संश्लेषण कैसे हो रहा है, उसके पास ऐसा क्या पाया जा रहा है, आखिर, बात समझ रहे हैं? आखिर उस संश्लेषण पे ऐसा क्या पाया जा रहा है और किस तरीके से वो सिंथेसिस हो पा रहा है, इसको बताने वाले क्लाउडे और पोर्टर दोनों लोग थे। बात समझ रहे हैं? तो वहां पर अगर आपसे जब भी पेपर में ऑप्शन आएगा तो आपको गार्नियर का नहीं आएगा, क्लाउडे और पोर्टर का ही आएगा। और बाई चांस अगर तीनों नाम एक साथ दे दिया जाएगा तो वहां पर फिर आप गार्नियर ही टिक करके आएंगे। बात समझ में आया? वैसे नाम तीनों कभी नहीं आता है और न पूछा जाएगा, पर बाई चांस गलती से अगर तीनों नाम एक साथ दे दिया गया ऑप्शन में तो आप गार्नियर ही टिक करिएगा या देखिएगा कि क्या ऑल आर करेक्ट लिखा हुआ है कि नहीं। अगर ऑल ऑफ दिस लिखा होगा तो ऑल ऑफ करेक्ट करिएगा। बात समझ में आया? और ये बात आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज जब गार्नियर साहब ने किया था तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बताया, बल्कि उसका नाम अर्गेस्टोप्लाज्म बताया था। बात समझ रहे हैं? उसका नाम क्या बताया था? एर्गेस्टोप्लाज्म बताया था। बात समझ में आया? और बाद में जब क्लाउडे और पोर्टर साहब ने आए तो पोर्टर साहब ने एक नाम दिया, दैट वाज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जिन्हें हम ईआर जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका शब्द दिया गया था पोर्टर जी के द्वारा और खोज भी इनका साथ भी रहा क्लाउडे के साथ, तो इसलिए इनका भी नाम उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक, इसको लेके कोई कंफ्यूजन, इसको लेके कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, पॉइंट समझ में आया सभी को?
सभी लोग एक बार बताइए, क्या इसको लेके कोई समस्या किसी को? अब समझ में आ गया। अब जो लोग लेट जुड़े हैं मैं उनकी बात नहीं कर, जो अभी आए हैं बस उनको बात कर रहा हूँ, है ना? हाँ जी, समझ में आ गई चीजें? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए, तैयार हैं? अच्छा, 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं आराम से ना। आराम से स्टार्ट करें। चलिए देखिए, यहां पर बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करने वाले हैं। तो हमारा हेडिंग क्या होना चाहिए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए, अंतःप्रद्रवी जालिका होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अंतःप्रद्रवी जालिका की अगर बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा था कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये 2 प्रकार का होता है। कितने टाइप्स का होता है सर? आप बताओगे भैया ऐसा है कि यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है सर? पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं RER कहा जाता है। ठीक है, यही बताया था मैंने। दूसरा जो होता है उसे क्या कहा जाता है? SER कहा जाता है। यही बताया था मैंने, यही बताया था ना? क्लियर है? बात समझ में आया? RER का मतलब हमने कहा था कि इसको क्या बोला जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हिंदी वाले विद्यार्थी घबराएंगे नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहा जाएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम यह हो जाता है। रफ का मतलब सीधा सा बात है, कोई अगर चीज रफ है तो यानी इसका मतलब वो खुरदुरा है। खुरदुरा है, खुरदुरा है ना? अब खुरदुरा हुआ तो कभी पेपर में खुरदुरा के नाम से नहीं पूछता, वो पूछेगा RER बताइए, या पूछेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछ लेगा, रफ अंतःप्रद्रवी जालिका, पर खुरदुरा नहीं पूछेगा। हाँ, पर आप समझने के लिए, इसको याद रखने के लिए आप जरूर इस चीज को लिख सकते हैं कि सर ये आपका खुरदुरा जो है अंतःप्रद्रवी जालिका है। अब खुरदुरा क्यों है सर? ये मन में सवाल आया कि सर यह खुरदुरा क्यों है ना? ये खुरदुरा क्यों है? आप बताओगे सर खुरदुरा इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके पर राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, यानी उपस्थित होता है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, जिस अंतःप्रद्रवी जालिका पर आपका राइबोसोम पाया जा रहा है, इसलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जा रहा है। और आपको यह बात पता है कि जहां राइबोसोम होगा, इसका मतलब वहां किसका सिंथेसिस होगा? राइबोसोम का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? तो राइबोसोम का कार्य है, फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। दैट मींस कि वहां पे आपके प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या हो रहा होगा? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा होगा। बताइए, क्या यह पॉइंट ठीक है? यह पॉइंट ठीक है? प्रोटीन संश्लेषण हो रहा होगा। ठीक है, यही बताया था मैंने। मैं फिर से बता देता हूं, दोबारा समझिएगा। मैंने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका जो है, ये 2 तरीके से होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक, एक होता है स्मूथ। रफ में आपने देखा कि वहां पे राइबोसोम पाया जा रहा है, पर वही अगर स्मूथ की बात करें, जिसे हम SER कहते हैं, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह जो रेटिकुलम आप देख रहे हैं, जिसे आप यहां पर यह कहिए, स्मूथ का मतलब बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल चिकना। अब हिंदी में याद रखने के लिए आप इसे भले ही लिख सकते हैं चिकना, चिकना लिख दीजिए, हैं एकदम मुलायम लिख दीजिए, पर यहां पर चिकना तभी किसी चीज को कहा जाता है जब उस पर कुछ भी ऐसा ना पाया जाता हो। इसका मतलब यहां पर क्या होता है? राइबोसोम नहीं पाया जाता, राइबोसोम नहीं पाया जाता। बात इतनी सी है, क्या होता है? राइबोसोम नहीं पाया जाता। अब जब यहां पर राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, इस चिकने अंतःप्रद्रवी जालिका, या जिसे SER कहा जा रहा है, जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जा रहा है,
ठीक है, तो अब जब राइबोसोम नहीं पाया जा रहा, इसका मतलब कि यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो यहां किसका सिंथेसिस होगा, किसका संश्लेषण होगा? आप सीधा बताएंगे सर, यहां पर लिपिड सिंथेसिस होगा। क्या होगा? लिपिड सिंथेसिस होगा, यानी एक लिपिड का संश्लेषण होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक लिपिड का संश्लेषण होता है। बस बात खत्म यहीं पर, इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाना ही नहीं है। ज्यादा डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं है, नुकसान ही है आपका। ठीक है, बात समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर हो गया? कल की जितनी बातें थी सब आपको समझ में आ गई आज? ठीक है, अच्छे से बताइए। ठीक है, हाँ बात समझ में? हाँ, निर्माण भी होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, मतलब एक तरीके से निर्माण की ही बात कर रहा है वो। ठीक है, अच्छा। हाँ, अब यहां इसके आगे की कहानी क्या है, अब हमें वो पढ़ना है। अब हमें इसके आगे की कहानी को जानना है। अब हम उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे भाई, उसके बारे में चर्चा होगी हमारी आपकी। अब देखिए उसके आगे की चर्चा क्या है। ठीक है, उसके आगे की चर्चा देखिएगा। चलिए हेडिंग डालिए गोल्गी बॉडी। हेडिंग क्या डालेंगे? गोल्गी बॉडी। हेडिंग क्या डालेंगे इंग्लिश में? गोल्गी बॉडी। हिंदी में क्या कहा जाएगा? गोल्जी काय। क्या कहा जाएगा? गोल्जी काय। क्या बोला जाएगा इसे? गोल्जी काय बोला जाएगा। गोल्गी बॉडी यानी गोल्जी काय बोला जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, अच्छा। अब देखिए गोल्जी काय की बात करेंगे, गोल्गी बॉडी की बात करते। अभी ठीक है? अभी दिख रहा है सभी को? अब बताइए क्या अभी क्लियर है? अरे बच्चा, टेक्निकल चीजें थोड़ी सी ऐसी ही होती है ना। बताइए अभी ठीक है? अब बताइए अभी ठीक है? हट गया था? हाँ, थोड़ा सा होता है, टेक्निकल चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। हाँ ठीक है सर, पॉइंट समझ में आया? ठीक, सर लाइव नहीं हो पाया सर। लाइव हैं, आप सभी लाइव हैं। ठीक है, हाँ देखिए हमने क्या बताया, हमने कहा गोल्जी जो आपका ये गोल्जी बॉडी, जो गोल्गी बॉडी है, जिसे आप हिंदी में गोल्जी काय कह रहे हैं, आपके शरीर के अंदर, आपके बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? सेल पाया जाता है। आपका बॉडी किससे बना है? आपकी शरीर किससे बनी है? सेल से बनी है। उसी सेल के अंदर आपका एक ऑर्गेनेल होता है, आपका एक कोशिकांग होता है, जिसे हम सभी गोल्गी बॉडी के नाम से जानते हैं, यानी गोल्जी काय के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम गोल्गी बॉडी आप देख रहे होंगे, तो आपने ये भी देखा कि इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्गी जी ने किया था, यानी कि इसी जिन वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया गोल्गी बॉडी। यह पॉइंट क्लियर है? अच्छा, बात करें अगर डिस्कवर की, तो किसने डिस्कवर किया? आप सॉरी, कब डिस्कवर किया गया? 1898, 1898 में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि गोल्गी बॉडी का डिस्कवर कैमिलो गोल्गी साहब ने 1898 में किया था। ठीक है, यह पॉइंट क्लियर हो गया। अब फिर से यह बात निकलकर सामने आई कि सर यह गोल्गी बॉडी पाई कहां जाती है? अगर हमने कहा कोशिका के अंदर, पर कोशिका में कहां पे? आप बताएंगे सर, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक के पास उपस्थित होती है। कहां होती है? केंद्रक के पास उपस्थित होती है। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, तो केंद्रक के पास उपस्थित होती है। कहां होती है सर? केंद्रक के पास उपस्थित होती है। कौन सी ऑर्गेनेल सर, कौन सी कोशिका? गोल्गी बॉडी की। हमने कहा कि आपका गोल्जी काय है, जो गोल्गी बॉडी है, ये आपके न्यूक्लियस के पास, केंद्रक के पास मौजूद होती है। ठीक है, केंद्रक के पास होता है। ठीक है, क्लियर सभी को? एक बार रिज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। क्या हुआ, किसी का मैसेज ही नहीं आ रहा है? सर कुछ समझ में नहीं आता बेटा, पढ़ना पड़ता है ना, उसके बाद समझ में आएगा।
केवल 11 बच्चे कैसे दिख रहे हैं इसमें? क्या हो क्या रहा है ये? हाँ सभी लोग दिख तो रहे हैं, पर सर वीडियो रुक गया है सर। वीडियो रुका हुआ है अभी भी? क्या वीडियो अभी भी रुका हुआ है? हाय हाय हाय, बिल्कुल एकदम आ रहा है सबका। अभी दिख रहा है सभी को ना? रुक गया था सर वीडियो। अभी दिख रहा है? नो सर, वीडियो नहीं चल रहा है। यस सर, सब कुछ ठीक है। रुक गया, जिसका रुक गया, अरे रिज्वाइन कर लीजिए, वापस दोबारा जुड़ जाइएगा। ठीक है, वो दोबारा जुड़ जाइए आप सभी, है ना? एक बार दोबारा जुड़ जाइए। अभी ठीक है ना? मैसेज सभी का आ रहा है, मैंने प्राइवेट कर रखा है बच्चा इसमें, तो आप सभी का मैसेज कल मुझे दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। बात इतनी सी है। अभी दिख रहा है ना? वीडियो दिख रहा है ना? फाइन है? वीडियो फाइन है तो यहां से तो सब ठीक है। रिज्वाइन कर लीजिए, अरे उसी पे गोला गोला घूम रहा होगा। ए भैया, रिज्वाइन दोबारा आ जाइए। हम्म 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 हाँ सर दिख रहा हूँ, हाँ हाँ दिख रहा हूँ, बिल्कुल दिख रहा हूँ। ठीक है सर, वीडियो रुक रुक कर चल रहा है, एक बार दोबारा रिज्वाइन कर लीजिए मालिक, समझे भैया? हाँ चलिए ठीक है। अब इधर देखिए, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस कहाँ होता है? केंद्रक के पास पाया जाता है। फिर पूछा जाता है कि सर यह जो गोल्गी बॉडी है, ये गोल्गी बॉडी आपका आपका अगर कहा जाए ये गोल्गी बॉडी जो है, ये आपका किस कोशिका में होता है? यूकैरियोटिक में होता है या प्रोकैरियोटिक में होता है? यूकैरियोटिक में होता है या प्रोकैरियोटिक में होता है? अब बेसिक सी बात है कि न्यूक्लियस के पास पाया जा रहा है, तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा? इट इज प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल। यह केवल किसमें होता है? यूकैरियोटिक सेल में होता है। किसमें होता है? तो ये आपका यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। बात समझ में आया? ये किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में दो प्रकार की सेल होती है, एक होती है प्लांट सेल, एक होती है एनिमल सेल। अब यूकैरियोटिक कोशिका में तो पाया जा रहा है, पर यही गोल्गी बॉडी जब किसी जंतु में पाया जाता है, यानी जब किसी एनिमल में पाया जाता है, जब किसी जंतु कोशिका में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, तो वहां पर इसका नाम लाइपोकॉन्ड्रिया हो जाता है। वहीं पर इसका नाम क्या हो जाता है? लाइपोकॉन्ड्रिया हो जाता है। क्या हो जाता है? लाइपोकॉन्ड्रिया हो जाता है। बात समझिए, क्या हो जाता है? लाइपोकॉन्ड्रिया हो जाता है। कहने का मतलब इधर सीधा सा था कि जब यह गोल्गी बॉडी एक जंतु कोशिका के अंदर, एक एनिमल सेल के अंदर आपका पाया जा रहा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहां पर उसे लाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाएगा। ठीक है सर, कुछ नहीं दिख रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है सर। बच्चा एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। अरे भाई, आधा समय तो इसी में चला जाता है। अभी आ रहा है सर? चल नहीं रहा है, लो अब चल भी नहीं रहा है। बाप रे बाप, अभी ठीक है? अभी चल रहा है? एक बार आप सभी लोग मुझे यह बता दीजिए कि क्या क्लास दिखाई दे रही है, शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर बार बार जो है, एक बार मुझे दोबारा सब लोग बता दीजिए। हमें आप सभी का सब कुछ आ रहा है, आप अपना बताइए कि क्या मैं आप सब लोग को दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं। क्लियर है अभी? हाँ ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर हमने यह कहा कि गोल्गी बॉडी जो है आपका यूकैरियोटिक कोश सेल यानी यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। फिर हमने आपसे कहा कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो जंतु कोशिका होती हैं, जो एनिमल सेल होता है, ठीक है, जो जीव जंतु वाले होते हैं, तो जंतु कोशिका में आपका जब ये पाया जाता है गोल्गी बॉडी, तो इसका नाम लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से होता है। किस नाम से होता है? लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से दिखाई देगा आपको। बात समझ में? लाइपोकॉन्ड्रिया, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, उसी गोल्गी बॉडी को एनिमल सेल में लाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक, क्लियर है? और फिर यही बात अगर हम आगे की तरफ चलें, अरे यार ये तरफ, ठीक है, इस चीज को लिख लिया सभी ने? लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, अब इसी गोल्गी बॉडी की अगर बात करें तो यही गोल्गी बॉडी जब आपका यही गोल्गी का जब प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल का मतलब है कि जब यह पादप कोशिका में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, तो इसी का नाम क्या हो जाता है? डिक्टियोसोम हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्टियोसोम हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्टियोसोम हो जाता है। क्या लिखेंगे? डिक्टियोसोम। बात समझ में आया? जैसे आपने यह कहा कि जब यह एनिमल सेल में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में पाया जाएगा, तो इसे लाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाएगा। पर यह प्लांट सेल में पाया जाएगा, आपके पादप कोशिका में पाया जाएगा, तो इसको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी लोग को? क्लियर सभी लोग? लिख लिए सभी लोग? ठीक है सर। एनिमल का मतलब यह है कि जैसे हम लोग हो गए, अब हमारे शरीर में गोल्गी बॉडी, तो हमारे बॉडी में सेल है, सेल से बने हम लोग, कोशिका से बने हैं, तो हमारी कोशिका में गोल्गी बॉडी है, पर वहां पर उसे गोल्गी बॉडी नहीं कहा जा रहा है, उसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जा रहा है। और वही अगर प्लांट में कहा जाए, प्लांट सेल की बात करें, तो प्लांट में भी जो गोल्गी बॉडी है उसका नाम लाइपोकॉन्ड्रिया नहीं, उसका नाम डिक्टियोसोम। तब कभी पेपर में डिक्टियोसोम लिख कर आए, इसका मतलब वो गोल्गी बॉडी को ही कह रहा है। यदि पेपर में लाइपोकॉन्ड्रिया लिख कर आए, तो भी उसका मतलब वो गोल्गी बॉडी ही कह रहा है। ठीक है, यह बातें आप याद रखेंगे। क्लियर? बेटा मैथ की क्लास सर मौजूद नहीं है, सर की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से नहीं हो रही है। पर अभी आप लोग इसको बताइए, यह क्लियर है? क्लियर है ना? है? बताइए। यस सर। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है, क्लियर है सर, पक्का? क्लियर है? पक्का। चलिए, अब इसी गोल्गी बॉडी की बात करें, तो इसी गोल्गी बॉडी से आप अगर पूछा जाए कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो लाइसोसोम जो होता है आपका, लाइसोसोम जो होता है, यानी जिसे आप लाइसोसोम कह रहे हैं, जिन्हें आप लाइसोसोम कह रहे हैं, जिन्हें आप लाइसोसोम कह रहे हैं, ये लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो लाइसोसोम का निर्माण आपका गोल्गी काय में यानी गोल्गी बॉडी में होता है। कहाँ होता है? लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो लाइसोसोम का निर्माण आपका गोल्गी बॉडी में होता है, यानी गोल्गी काय में होता है। क्या बताया जाएगा? लाइसोसोम का निर्माण जो होता है, कहाँ पूछा गया, तो आप बताएंगे गोल्गी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आया? ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे जो आपकी हेडिंग पड़ेगी, वह हेडिंग रहेगी आपकी लाइसोसोम। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी? लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसो, ठीक है, लाइसोसोम। अब देखिए लाइसोसोम की बात करेंगे, लाइसोसोम लिखिए। अब दूसरी जो है ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। क्लियर सभी को?
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात समझिएगा, बात समझने की कोशिश करेगा। क्या बता रहे हैं आप सभी लोग को, क्या बता रहे हैं आप सभी लोगों को? यहां पर यहां पर हमने बताया कि ये आपका लाइसोसोम हो गया। रुक गया सर, यार क्लास क्या हो रहा है? आप लोगों को क्लास दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? कोशिकांग का मतलब होता है ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल होता है, सेल ऑर्गेनेल जिसे बोलते हैं। गजब हाल है। चलिए देखिए, लाइसोसोम की बात करेंगे। तो लाइसोसोम की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, है ना, स्ट्रक्चर बना देता हूं गोल्गी बॉडी की, फिर आपको बताता हूं। स्ट्रक्चर बना देता हूं गोल्गी बॉडी की, फिर आपको बताता हूं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, ये आपका गोल्गी बॉडी है। ये आपका क्या है? ये आपका गोल्गी बॉडी है। ये आपका क्या है? ये आपका गोल्गी बॉडी है। और यही गोल्गी बॉडी, ये क्या होता है? यही गोल्गी बॉडी से आपका क्या बन रहा है? लाइसोसोम का निर्माण हो रहा है। तो यह जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, यही आगे चलकर कुछ इस तरीके से क्या बना लेगा? ये आपका लाइसोसोम बना लेगा। यही गोल्गी बॉडी से किसका निर्माण? इसी गोल्गी बॉडी से आपके लाइसोसोम का निर्माण हुआ। तो किस तरीके से हुआ? आपने देखा, ये वाला जो पोर्शन हुआ, ये आपका क्या बना लेगा? आगे चल के लाइसोसोम बना लेता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि गोल्गी बॉडी से ही लाइसोसोम का निर्माण हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? यही आपका क्या है भैया? ये आपका लाइसोसोम हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका लाइसोसोम हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप बनाना चाहे तो बना लीजिए, समझने के लिए कि गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, बात समझाया? आगे चले जाए, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सर, हमने लिखा लाइसोसोम। हमने क्या लिखा? लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम की बात करें तो सर, लाइसोसोम की अगर बात करें तो सबसे पहले पूछा जाता है कि बताइए इसकी साइज क्या है ना, इसका साइज क्या रहेगा? लाइसोसोम की साइज पूछ ली गई है पेपर में। आप क्या बताएंगे? 0.2 से लेकर 0.8 माइक्रोन मीटर। ठीक है, तो 0.2 से लेकर 0.8 माइक्रोन मीटर आपका हो जाता है, या आपके लाइसोसोम की यह साइज हो जाती है, पहली बात। ठीक, दूसरी बात आपको समझ में आएगा, यदि बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम का फंक्शन पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? लाइसोसोम का फंक्शन पूछा जाएगा, कार्य पूछा जाएगा कि इसका कार्य क्या होगा। आप क्या बताएंगे कि गुरुजी लाइसोसोम का कार्य है, ये कार्य यह है कि पहली बात कि जितने भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी अंतःकोशिकीय पाचन की बात करें, अंतःकोशिकीय पाचन की अगर बात करें, इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी अंतःकोशिकीय पाचन की अगर बात करें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अंतःकोशिकीय पाचन की अगर बात करें, अरे यार, ठीक है, तो अंतःकोशिकीय पाचन का काम यह करता है। लाइसोसोम की बात किए, लाइसोसोम का जो साइज होता है वो 0.2 से 0.8 माइक्रोन मीटर होता है। उसके बाद हमने यह बताया, इसके फंक्शंस की बात की, तो हमने कहा कि लाइसोसोम जो होता है यह आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी अंतःकोशिकीय पाचन करता है। किसमें मदद करता है? अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन का मतलब कि सेल के अंदर जो भी चीज डाइजेस्ट हो रहा है उसके लिए लाइसोसोम ऑर्गेनेल ही जिम्मेदार है। सेल के अंदर जो भी चीज आपका डाइजेस्ट हो रहा है, चाहे आपका भोजन हो, चाहे आपका अनवांटेड मटेरियल्स हो, है ना, जो भी आपका पदार्थ हो, वो सब जो है पाचन यहाँ पर कौन सा कोशिकांग करता है? वो आपका कौन सा ऑर्गेनेल करेगा? लाइसोसोम करेगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आया? ठीक, तो आपने क्या समझा? आपने कहा कि सर यहां पर यह आज का काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी अंतःकोशिकीय पाचन का काम करता है। सेल में मौजूद जो भी आपका फूड रहेगा, जो भी अनवांटेड मटेरियल रहेगा, उसका डाइजेशन करता है। यह पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यह पॉइंट आई थिंक सभी को क्लियर है।
ठीक। उसके बाद बात आती है सर, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किया गया था डी डुवे के द्वारा। क्या हुआ था? इसका जो डिस्कवर किया गया था, इसका खोज जो किया गया था वो डी डुवे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो डी डुवे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लाइसोसोम को डिस्कवर क्यों किया गया था? डी डुवे के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर अच्छे से? बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे क्या देखते हैं? देखते हैं कि जो लाइसोसोम है इससे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली कही जाती है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कही जाती है। इट इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। जो आपका सुसाइडल बैग होता है, जो आपका लाइसोसोम होता है, उसी को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसको समझ लीजिए जरा सा। क्यों कहा जाता है इसको समझ लीजिए। मैंने आपसे कहा, हमने कहा लाइसोसोम जो है जिसे हम सुसाइडल बैग कह रहे हैं, इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जा रहा है? जैसे कि आपको सपोज दैट कि आपको या चोट लग गई, आप खेल रहे थे, अचानक से आपको चोट लग गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको चोट लगी तो आपका यहां से या यहां से या यहां से कहीं से भी खून बहना लग, मतलब खून बहने लगा और वहां पे चोट लगी, वहां पे स्क्रैच आ गया। सीधी सी बात है, घाव घाव तो घाव होता है। अच्छा, अब वहां पर आपने देखा कि जब वो लाइसोसोम जो आप देख रहे हैं जिसे हम सुसाइडल बैग कर रहे हैं, जब आपको चोट लगी, क्या हुआ? आपको चोट लगा, तो चोट लगने की वजह से आप कुछ दिन बाद देखते हैं कि अपने आप वो जस का तस पहले जैसा हो जाता है। हो जाता है पहले जैसा। तो पहले जैसा होने का कारण क्या है? पहले जैसा होने का कारण क्या है? समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसा होने का कारण क्या है? समझिए, पहले जैसा होने का कारण क्या है? तो पहला जैसा होने का कारण यह है कि जब यह आपके जहां पे चोट लगी है वहां की कोशिका तो नष्ट हो गई, वहां का सेल तो खत्म हो गया। अब वह उस सेल को भरने के लिए लाइसोसोम अपने आप की जितनी भी एनर्जी है उसको लगा देता है। और जब देखता है कि यह हमारी लगाई हुई एनर्जी से, लगाई हुई ऊर्जा से नहीं भर रहा है घाव, ये कोशिका नहीं बन पा रहा है, तो यह फिर अपने आप को पूरा खत्म कर लेता है, पूरा मार लेता है। खुद अपने मतलब अपने आप को खुद मार लेता है, आत्महत्या कर लेता है अपनी, जिससे कि उसकी शरीर की, उस लाइसोसोम की जितनी भी ऊर्जा होती है वह सब उस कोशिका को बनाने के लिए सारी एनर्जी लग जाती है। और इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। यानी एक कोशिका जो खत्म हो गई, जो जख्म हो गई, घायल हो गई, खत्म हो गई, उसको भरने के लिए अपने आप को मार लेना ही यहाँ पे इसको सुसाइडल बैग कहा गया। क्लियर? समझ में आई बात? ठीक है, हाँ खुद। अरे यार आप लोग तो गजब हाल है। ठीक है, क्लियर सभी को? पॉइंट समझ में आया? बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा, लाइसोसोम इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा जिसे कहा जाता है माइक्रो बॉडीज। नेक्स्ट हेडिंग आपका क्या होगा? माइक्रो बॉडीज। क्या डालेंगे आप सभी? माइक्रो बॉडीज। ठीक है, ठीक है। माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज का मतलब क्या होता है? जो आंख में सूक्ष्म, शरीर में जो सूक्ष्म चीजें पाई जाती है, छोटी छोटी चीजें जो पाई जाती है आपके सेल के अंदर, सेल के अंदर कोशिका में जो छोटी छोटी सूक्ष्म, जो आपके कह दीजिए कि जो सूक्ष्म भाग होते हैं, जो छोटे छोटे भाग होते हैं, है ना, कोशिका में मौजूद, लिखिएगा, कोशिका में मौजूद, कोशिका में मौजूद जो सूक्ष्म भाग होते हैं, यानी जो सेल में प्रेजेंट जो आपके कुछ स्मॉल पार्ट्स होते हैं, उसी को यहाँ पर माइक्रो बॉडीज कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? माइक्रो बॉडीज कहा जा रहा है। यानी कोशिका में मौजूद जो सूक्ष्म भाग है, सेल में मौजूद जो आपका स्मॉल पार्ट्स हो जाता है, वो आपका माइक्रो बॉडीज कहलाता है। देखिए, जैसे हमने आपको दिखाया, स्ट्रक्चर दिखा दे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं, है ना। हम आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। देखिए, जैसे यह सेल है आपका, यह सेल है, यह सेल है, ठीक है।
अब इस सेल के अंदर आप एक चीज देखिए कि यह क्या पाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मतलब इस तरीके से जो चीज ये पाया जा रहा है, ये जैसे ये है, ये क्या है, यह क्या पाया जा रहा है, छोटा छोटा ये सब क्या है, ये सब चीजें। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीजें पाई जा रही है ना, ये कुछ इसमें का, तो ये जो छोटी छोटी चीजें पाई जा रही है कुछ ऐसे, ये तो ऑर्गेनेल्स हैं, ये तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, ये तो आप दिख रहा है, पर और भी तो बहुत सारी चीजें पाई जा रही है छोटे छोटे। यह क्या है, यही जो छोटे छोटे चीज इसमें पाए जाते हैं, यही आपके माइक्रोबॉडीज होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोबॉडीज होते हैं। तो कोशिका में मौजूद जो छोटी भाग होती है, स्मॉल पार्ट्स होते हैं, उन्हीं को यहां पर माइक्रोबॉडीज लिखा जा रहा है, माइक्रोबॉडीज। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, बात समझ में आया। अच्छा, अब आगे की तरफ देखिए, आगे की तरफ देखिए। अब बात करेंगे माइक्रोबॉडीज, हेडिंग डालिएगा और फिर उसके बाद लिखिएगा माइक्रोबॉडीज, हेडिंग डालिएगा। इस तरीके से लिखने के बाद आप नीचे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सर ये कहां पाया जाता है, केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ये केवल और केवल कहां पाया जाता है, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है केवल। बात समझ में आया। ठीक है, ये आपका केवल किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बात आती है कि सर ये जो माइक्रोबॉडीज हैं ये बनता कैसे है, ये जो आप बता रहे हैं सर कि ये यूकैरियोटिक सेल में यानी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जा रहा है, माइक्रोबॉडीज आपका यूकैरियोटिक सेल में होता है केवल, तो ये बनता कैसे है, ये भी एक सवाल है ना। अब ये बनता कैसे है, तो इज अराइज फ्रॉम, अराइज का मतलब समझते हैं ना, बनना, अराइज फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, breakdown of glucose arise from breakdown of glucose, या सॉरी ग्लूकोज कह रहे हैं यार, गोल्गी बॉडीज, ब्रेकडाउन ऑफ गोल्गी बॉडीज। यह जो है गोल्गी बॉडी के टूटने पर, या फिर आपका और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कहने का मतलब यह है कि गोल्जी काय और अंतःप्रद्रव्य जालिका, क्या बताएंगे, गोल्जी काय और अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, तो गोल्जी काय और अंतःप्रद्रव्य जालिका के टूटने पर यह माइक्रोबॉडीज बनते हैं। ये जो माइक्रोबॉडी बनते हैं ये कैसे बनते हैं, जब छोटे छोटे हिस्से, जब गोल्गी बॉडी का कुछ पार्ट ऐसा हुआ कि टूट गया अचानक से, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ पार्ट टूट गया, क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण होता है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण होता है, और जब वो निर्माण हो रहा होता है तो उसमें कुछ हिस्सा इसका टूटता है, कुछ हिस्सा इसका भी टूटता है। तो वहां पर जब ये टूटता है, जब ये ब्रेकडाउन होता है, तो गोल्गी बॉडीज के ब्रेकडाउन होने पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने पर, ब्रेकडाउन होने पर, यहाँ पर क्या होता है, अराइज क्या होता है, माइक्रोबॉडीज अराइज होता है, यानी क्या बनता है, फिर माइक्रोबॉडीज बनता है। ठीक है, ये माइक्रोबॉडीज आपका बन गया। क्लियर है, समझ में आई बात, क्या यह पॉइंट समझ में आया सभी को, पॉइंट समझ में आया सभी को, जल्दी बताइए। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं
कि अगर बात करें माइक्रो बॉडीज की, तो माइक्रो बॉडीज की साइज पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है आपसे? जो वो सूक्ष्म भाग है उसके साइज पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? सूक्ष्म भाग के साइज पूछे जाते हैं। कितनी साइज क्या होती है? तो 0.3 से लेकर 1.3 माइक्रोन मीटर हो जाता है। इसकी साइज क्या होती है? साइज होती है 0.3 से लेकर 1.3 माइक्रोन मीटर हो जाता है। क्लियर है? ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं सर, आगे समझते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो बॉडीज, टाइप्स ऑफ माइक्रो बॉडीज, यानी कि आपके प्रकार पूछे जा रहे हैं, उस सूक्ष्म भाग के प्रकार पूछे जा रहे हैं। कोशिका के जो सूक्ष्म भाग हैं उनके प्रकार पूछे जा रहे हैं। कितने टाइप के, कितने प्रकार के सूक्ष्म भाग होते हैं? ठीक है, कितने प्रकार के सूक्ष्म भाग होते हैं? क्लियर है? ठीक, चलिए, टाइप्स ऑफ माइक्रो बॉडीज, क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ माइक्रो बॉडीज। ठीक है, चलिए, टाइप्स ऑफ माइक्रो बॉडीज। अब आगे देखिए, जो टाइप्स होता है उसमें सबसे पहला आता है स्फेरोसोम। क्या पढ़ना पड़ेगा? स्फेरोसोम पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? स्फेरोसोम। हिंदी में भी आप इसे क्या कहेंगे? स्फेरोसोम ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्फेरोसोम ही कहा जाएगा। तो सबसे पहला जो आपका था सूक्ष्म भाग, उसे कहा जाता है स्फेरोसोम। ठीक है, तो स्फेरोसोम की बात करें, तो स्फेरोसोम की बात करें तो इसका जो डिस्कवर किया गया था, इसको जो खोजा गया था, वो किसके द्वारा खोजा गया था? ये आपका खोज हुआ था पर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? पर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? पर्नर के द्वारा। किसके द्वारा भाई? बाई पर्नर। पर्नर नाम के एक वैज्ञानिक थे, पर्नर जी के द्वारा आपका यह क्या किया गया था? खोजा गया था। किसे? स्फेरोसोम को, जो कि एक प्रकार का माइक्रोबॉडीज है, जो कि एक प्रकार का सूक्ष्म भाग है। क्लियर है? ठीक, ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात आती है, सर ये जो स्फेरोसोम आप बता रहे हैं, सर ये क्या यूकेरियोटिक में होता है? क्या किस में होता है? हाँ सर, ये आपका यूकेरियोटिक में तो होता है केवल प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल, यानी केवल पादप कोशिका में। पर केवल किस में पाया जाता है? ये आपका केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। केवल पाया जाता है किसमें? पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, स्फेरोसोम जो है ये आपका क्या होता है? केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये किसमें मदद करता है? पादप कोशिकाओं में पाचन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? पादप कोशिकाओं के पाचन में मदद करता है, यानी डाइजेशन ऑफ प्लांट सेल, डाइजेशन ऑफ प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिकाओं के पाचन में मदद करता है। किसमें मदद कर रहा है? पादप कोशिकाओं के पाचन में। ठीक है, पादप कोशिकाओं के पाचन में यह मदद कर रहा है। ठीक है, बात समझ आया? आपने क्या देखा कि आपका स्फेरोसोम है, जिसकी खोज पर्नर के द्वारा की गई थी। यह एक प्रकार का माइक्रोबॉडीज है, छोटा सा भाग है, सूक्ष्म भाग है, जो कि केवल प्लांट सेल में, प्लांट पादप कोशिका में पाया जा रहा है। और यह मदद करता है एक, मतलब सॉरी, प्लांट सेल में पाया जाए, और यह मदद करता है पादप कोशिकाओं का पाचन माना जाता है इसे। ठीक है, क्लियर सभी को? क्लियर है? बात समझ में आया? ठीक है सर, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यही आपका कंप्लीट हो गया। सेल एक तरीके से पूरा का पूरा आपने देख लिया। आपने लाइसोसोम देख लिया, आपने गोल्गी बॉडी देख लिया, आपने माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, आपने राइबोसोम देख लिया, आपने जो है सेल के टाइप्स देख लिए, सेल की खोज किसने की थी देख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देख लिया? आपने स्फेरोसोम भी पढ़ लिया, और लाइसोसोम तो आपने पढ़ ही लिया था। बाकी आपने न्यूक्लियस भी देख लिया। तो इस तरीके से आपको सेल का जो है जितना भी मतलब टॉपिक था, वो पूरा का पूरा एक तरीके से कंप्लीट हो गया। प्लास्टिड बेटा हम तब पढ़ाएंगे, प्लास्टिड आपका तब आएगा जब मैं आपको प्लांट सेल पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको मैं प्लास्टिड बताऊंगा, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, तीन तरीके से है ना। प्लास्टिड आपको इसमें देखना मिलेगा। ठीक है, मैं उसमें बताऊंगा आपको, यहाँ पे नहीं चलने वाला। ठीक बेटा, क्लियर? हाँ,
अब कल जो आपका चैप्टर शुरू करने वाला हूं वो आपका मैं शुरू करने वाला हूं, सोच रहा हूं कि अभी आपका सेल कंप्लीट हुआ है तो क्यों ना हम लोग का, है ना, क्यों ना हम लोग का कल जो है आपका क्या कहते हैं, अभी हाँ आपके सिलेबस में एक ही है, वैसे तो इसके आगे भी होता है, ग्लाइऑक्सीसोम भी होता है, सेंट्रोसोम भी होता है, पर वो सब आपको नहीं करना, अभी वो सब चीजें आगे बहुत आने वाली है। आप नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एमबीबीएस थोड़ी बन रहे हैं। आप तो एक छोटा सा बिहार एसएससी का एग्जाम है, एमबीबीएस के ऊपर एमबीबीएस बनने की तैयारी क्यों कर रहे हैं भाई, बात समझिए। ठीक है, सेल हो गया। अब हम लोग जो बात करेंगे कल, वो कल हम लोग क्या बात करेंगे, तो कल आप लोग का हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जिसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, बात समझ आया, क्लियर है। आपके जो है एल्बर्ट लुएन हॉक हो जाते हैं बच्चा वहां पे, हाँ बिल्कुल पूछता है। ठीक है, कल हम लोग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ें या फिर आप प्लांट किंगडम पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से बताइए क्या पढ़ना चाहते हैं, जो आप बताएंगे हम वही शुरू करेंगे। टेस्ट नहीं बच्चा, टेस्ट तो वहां मॉक टेस्ट चल ही रहा है बेटा तुलसी कुमारी जी, वहां पे बेटा आपने केवल एक ही पढ़ना है, स्पेरोसोम बस। ठीक है, चलिए, प्लांट पढ़ना चाह रहे हैं या ह्यूमन वाला सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना चाह रहे हैं, प्लांट किंगडम, क्योंकि सेल के बाद प्लांट किंगडम पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कल आपका प्लांट किंगडम शुरू करेंगे, पादप जगत। ठीक है, चलिए, कल आपका पादप जगत चलेगा, पादप जगत के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मानव पे आएंगे धीरे से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं आपको कल, यानी आपका पहले तो आपको शाम को क्लास है 6 से 7, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस होता है, आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए जरूर आइए। आपका जो है क्या नाम है, शाम को 6 से 7 वाले सेशन में बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, कल आपका पादप जगत पढ़ा जाएगा, कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, कैसे क्या क्या हुआ उस तरीके से। ठीक है, चलिए, और आपको लगता है कि सर तो ऐसे आगे, भैया सुबह से 8 क्लास हो चुकी है, आपकी 9वीं क्लास है, कल 10वीं है, अरे मतलब इसके बाद 10वीं है, अभी 4 बजे से फिर क्लास है मेरी। चलिए, सभी का नाम शो कर रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच टू ऑल। आशु रंजन जी, आशु रंजन बच्चा, आशु रंजन जी, ठीक है। बाकी विशाल कुमार, दुर्गेश, ठीक है बेटा, सभी लोग को। हाँ, टेक्निकल टीम से मैं बोलता हूँ बच्चा। अच्छा, ठीक ठीक, आप हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट होता है, कुछ होता है तो आप लोग आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकती हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे हैं, तो सर आप तो मैं रिप्लाई चलो, देखिए थोड़ा सा सिलेबस के हिसाब से चलना है ना, बात समझिए, सिलेबस के हिसाब से चीजें होंगी। ये नहीं कि कुछ भी बायोलॉजी में जितना पहले स्कूल में हम पढ़ा करते थे वही से हम बायोलॉजी यहाँ भी पढ़ा दें, ऐसा थोड़ी होता है। ये एग्जाम थोड़ी है आपका एमबीबीएस का कि जो आप इतना ज्यादा पढ़ने पे तुले हुए कि नहीं सर इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, पर वो कोई मैटर नहीं कर, पढ़ तो लेंगे आप, नॉलेज हमसे ले लेंगे, लेट हो जाएगा, सिलेबस पीछे हो जाएगा, आपके सिलेबस में है भी नहीं, हम की बल्कि आपके सिलेबस से ज्यादा अधिक चीजें दे रहे हैं, है ना। बात समझिए, थोड़ा सा इस चीज पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप केवल पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, पर उस चीज को भी तो समझिए ना कि दो एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का चीज क्या है, पूछा जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, हाँ जी, फैज इमाम जी, चलिए ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको शाम को 6 बजे, यूट्यूब चैनल जरूर आइएगा, और सभी लोग रेटिंग जरूर कर दें, क्योंकि कंटेंट आपको पता है बहुत बेहतरीन है, जबरदस्त है। हाँ बिल्कुल, आराम से हो जाएगा। मिलते हैं सभी लोग शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।